फिल्मों में अक्सर हम ये डायलॉग सुनते हैं जब एक बच्चे को समझाना होता है कि एक 3 घंटे का एग्जाम तुम्हारी काबिलियत नहीं चेक कर सकता या फिर पूरे साल की मेहनत नहीं चेक कर सकता। अब देखो फिल्मों में ये डायलॉग नहीं चल सकेगा क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने ये बोला है कि स्कूलों में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम ना साल में एक बार होने के बजाय अभी फिलहाल 2 बार हो और बाद में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना और भी ज़्यादा इंक्रीज की जा सकती है। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा देखो ये होगा, स्टूडेंट्स के ऊपर ना बर्डन नहीं होगा। पहले होता क्या था, मतलब 2024 से ये व्यवस्था लागू होगी, अगले साल से। होता क्या है, पूरे साल बच्चा मेहनत करता है, बीच में कई बार अनहोनी हो जाती है, तो पूरे साल की मेहनत चेक की जाती है 3 घंटे के एग्जाम की सहायता से। बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है नहीं, बोर्ड एग्जाम्स एंजाइटी या फिर प्रेशर देने के लिए नहीं है, होलिस्टिक डेवलपमेंट चेक करने के लिए है। तो अभी के लिए ना सभी स्कूल्स साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट करें। बच्चा जब ज़्यादा तैयार फील करे ना, वो एग्जाम ज़्यादा अच्छे से ले, और दोनों बोर्ड के एग्जाम्स में, मतलब पहले सेमेस्टर में और दूसरे सेमेस्टर में, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे ना वही काउंट होंगे बच्चे के उस क्लास में मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल 10th में या फिर +2 में। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे अच्छा बता रहे हैं कि आने वाले समय में तो 2 से ज़्यादा बल्कि बार बोर्ड के एग्जाम्स हो सकते हैं। इससे प्रेशर और एंजाइटी तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। लेकिन कुछ टीचर्स ये भी बोल रहे हैं कि बच्चों पे ना अनावश्यक रूप से अब ज़्यादा बर्डन आ गया। पहले सिर्फ साल में 1 बार एग्जाम होता था, अब 2 बार एग्जाम होगा और फ्यूचर में फ्रिक्वेंसी और भी इंक्रीज हो सकती है। क्या बच्चा पूरे साल एग्जाम ही लेता रहेगा? इससे ऊपर 12वीं में नीट का एग्जाम होता है और जेई का एग्जाम होता है, तो कितने एग्जाम बेचारा बच्चा लेगा? आप बताइए, आपकी क्या राय है इस इशू के ऊपर? क्या सरकार का ये फैसला सही है कि साल में अभी के लिए कम से कम 2 बार बोर्ड एग्जाम होने चाहिए, या फिर पहले वाली व्यवस्था ठीक थी? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा और बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी गई हैं जिनको हम कल एक पूरे डिटेल्ड आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। बट देखो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जो रिकमेंडेशंस होती है ना, स्टेट बोर्ड्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। हालांकि सीबीएसई तो मान ही लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है सीबीएसई, तो सीबीएसई तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करेगी ही। तो इससे फायदा होगा या नहीं होगा, आप बताइए। डेट आज की 28 अगस्त है और इंपॉर्टेंट काफ़ी आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पेस मिशन से संबंधित आर्टिकल है, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का बर्ड्स से संबंधित एक आर्टिकल है। बर्ड्स की संख्या कम हो रही है, चिंताजनक बात है। हिमालयन ब्लंडर से संबंधित हिंदू का ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक चौंकाने वाली वीडियो सामने आई, उसमें से एथिकल इश्यूज हम निकालेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक ना इन्फॉर्मेशन है। देखो, 11 सितंबर से जो वीक स्टार्ट होगा ना, 11 सितंबर से हमारा 8, 9, 10 ये यहाँ तो G20 समिट होगा। 11 सितंबर से जो हफ्ता स्टार्ट होगा, उस हफ्ते मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा डिस्कशन करना। तो इन्फॉर्मेशन है, मैंने सोचा पहले से आपको बता के रखूँ। उस हफ्ते डिस्कशन बहुत ज़्यादा मिस तो होगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा करना। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल स्पेस मिशन से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट सिंपल है। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त को लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है मून पर। इंडिया चौथा ऐसा देश बनता है सोवियत यूनियन, यूएस और चाइना के बाद जिसने ये अचीवमेंट हासिल की। और देखो, वो पॉइंट जहां पर लैंडर ने लैंड किया ना, इस पॉइंट को अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट। और 23 अगस्त का दिन हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। ये हम सब भारतीयों के लिए काफी गर्व की बात है। वैसे देखो, इसरो का जो प्लान है ना मून को एक्सप्लोर करने का, वो यही नहीं रुकेगा। चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 ये मिशंस भी फ्यूचर में आएंगे। आगे देखो, इसरो इस चीज पे फोकस करेगा कि मून से कुछ चट्टानों के टुकड़े, कुछ मटेरियल अगर हम धरती पे ला सके तो ये सबसे बढ़िया बात होगी। मटेरियल लाया जाएगा मून से चंद्रमा पर और यहां पर लैब में अच्छे से उस चट्टान के टुकड़े को या फिर मटेरियल को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, इसमें क्या क्या है। चाइना ने ऐसा किया था। चाइना का जो चंग E5 मिशन था ना, 2020 में चाइना ने लॉन्च किया था। चाइना का यह मिशन ना सिर्फ मून पर लैंड करता है बल्कि मून से चट्टानों के कुछ टुकड़े वापस धरती पर लेकर आता है।
तो इसरो भी कुछ ऐसा ही मिशन लॉन्च करना चाहेगी फ्यूचर में। हम बात कर रहे थे कि इंडिया चौथा ऐसा देश जिसने ये कर दिखाया, लेकिन देखो उससे भी अच्छी बात यह है कि इतना कम कॉस्ट में इसरो ने इस मिशन को अंजाम दिया। सिर्फ 600 करोड़, जो देखो बाकी देशों के स्पेस मिशंस के मुकाबले में काफी ज्यादा कम है। देखो एक हैरानी वाली बात यहां पर, जिन 4 देशों ने अभी तक लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है ना मून पर, कौन कौन है? यूएसए, सोवियत यूनियन, चाइना और इंडिया। इसमें से सिर्फ यूएसए ऐसा देश है जो काफी पहले इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी आया। बाकी देशों में जैसे सोवियत यूनियन में, चाइना में, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी लेट आया। तो हैरानी वाली बात यह है कि जो रिसोर्स कंस्ट्रेंड इकोनॉमीज है ना, मतलब वो देश जहां पे रिसोर्सेज की कमी है, वो भी इतने अच्छे से एम्बिशियस प्रोग्राम को लॉन्च कर पाते हैं। जबकि देखो यूरोप में इतने भयंकर भयंकर देश हैं, भारी भरकम, जो काफी डेवलप्ड हैं, वो नहीं कर पाते। ऐसा क्या रीजन है? आप बताइए, सोचिए ऐसा क्या रीजन है। मैं आपको और कंटेक्स्ट क्लियर कर देता हूं। देखो जब 1960s में यूएसएसआर का लूना 9 फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट मून पे लैंड करने वाला, उस समय यूएसएसआर की इकोनॉमी का साइज यूएस की इकोनॉमी के साइज के मुकाबले में सिर्फ 50 से 60% था। चाइना का देखिए, चाइना का लैंडर जब मून पे लैंड करता है ना, तो उस समय चाइना की पर कैपिटा इनकम यूएसए की पर कैपिटा इनकम के मुकाबले में सिर्फ 22% थी। आप इंडिया का हाल देखिए, 2022 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम यूएस की पर कैपिटा इनकम के मुकाबले में सिर्फ 10.9%। ये सारा डेटा क्या शो करता है? ये सारा डेटा ये शो करता है कि अगर आपके देश की पर कैपिटा इनकम कम है, रिसोर्सेज का अभाव है, तो भी आप इस प्रकार की अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। तो फिर क्या रीजन है कि चाइना, रशिया और इंडिया ने यह कर दिखाया जबकि बाकी डेवलप कंट्रीज नहीं कर पाए यूएसए के अलावा? एक रीजन देखो यह दिया जा सकता है, ह्यूमन रिसोर्स का होना। आप ध्यान से देखिए, चाइना, इंडिया, इन देशों की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, वर्ल्ड में पहले दूसरे नंबर पे। और 1970s में रशिया की पॉपुलेशन भी, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, उनकी पॉपुलेशन भी टॉप 4 में आती थी। हालांकि बाद में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, 15 टुकड़ों में बंट गया। तो ना चाइना, रशिया, इंडिया, इन देशों ने ना आजादी के बाद या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद साइंस पे और टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा फोकस किया। और उस समय जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की गई थी ना इन देशों के द्वारा, वो आज काम आ रही है। और ये देश साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे चाइना का देखिए, 2019 में सबसे ज्यादा जो पेटेंट्स फाइल किए गए ना, वो चाइना से फाइल किए गए। आज चाइना, इंडिया के पास बड़ी संख्या में पोटेंशियल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हैं, जिनकी बदौलत इवन डेवलप्ड वर्ल्ड के मुकाबले में ये देश जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या आप इस एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट हो? बताइए यस और नो। देखो पूरी तरह से नहीं। अगर ऐसा होता तो आप यूएई का एग्जांपल देखिए। यूएई का स्पेस एजेंसी लॉन्च हुए जुम्मा 6-7 साल हुए। 2014 में इनकी स्पेस एजेंसी स्टैब्लिश हुई थी, बट इन्होंने ना 2021 में सफल एक मार्स से संबंधित मिशन लॉन्च किया। मतलब मार्स के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट डाल दिया इन्होंने सफलतापूर्वक। हालांकि जापान की हेल्प से डाला था, बट फिर भी यूएई 5वां ऐसा देश बन गया जिसने मार्स के ऑर्बिट में अपना सैटेलाइट डाला मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए। पहले 4 देश हैं, रशिया, यूएस, चाइना और इंडिया। मतलब रिमार्केबल अचीवमेंट यूएई जैसे देश के लिए, जिसकी टोटल पॉपुलेशन ही सिर्फ 90 लाख है। यूएई जैसे देश ने यह कैसे कर दिखाया, जिसका यह फर्स्ट स्पेस मिशन था। देखो एमिरेट्स मार्स मिशन के जो हेड थे ना, उमरान शरीफ, वो बोलते हैं कि देखो स्पेस मिशंस ना सफल होने में ट्रिपल हेलिक्स मॉडल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप बोलोगे क्या है ये ट्रिपल हेलिक्स मॉडल? ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ये बोलता है गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड एकेडमिक्स, जब ये तीनों मिल के काम करते हैं ना ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये अलग अलग काम करते हैं साइलोज में, तीनों का बीच में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फिर
बहुत समय लग जाता है किसी मिशन के सफल होने में और कोई गारंटी नहीं है सफलता की। बट जब ये तीनों, सरकार, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री, तीनों मिलकर काम करते हैं ना, तो सफलता के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और स्टेट का रोल क्या होना चाहिए, मतलब किसी भी देश की सरकार का क्या रोल होना चाहिए स्पेस मिशंस में। देखो, स्टेट का ना ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि सब कुछ हम ही करेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है, हमारी हर एक चीज़ आप मानो, छोटी से छोटी। अगर सरकार ये एटीट्यूड रखेगी ना, तो भी मिशन नहीं सफल हो सकेगा। स्टेट का काम होना चाहिए फैसिलिटेटर का। हम आपको रिसोर्स देंगे जो कि इसरो को दिए गए और इसरो ने मिशन सफल बनाया। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, हम आज़ादी के बाद से हमारे देश में बाकी अलग अलग सेक्टर्स में ना इतना बढ़िया काम नहीं देखने को मिला, इतना बढ़िया सक्सेस नहीं देखने को मिला जितना कि स्पेस सेक्टर में देखने को मिला। इसका रीज़न क्या है? इसका एक बड़ा रीज़न जानते हो क्या है? इसरो ना डायरेक्टली पीएमओ के अंडर आता है, तो हायरार्की बहुत कम है। डायरेक्टली पीएमओ के अंडर इसरो आता है तो ऑटोनमी ज़्यादा है, रिसोर्स अच्छे से मिल जाते हैं। इस वजह से इसरो ने आज़ादी के बाद, हालांकि इसरो बाद में इस्टेब्लिश हुआ था, तुरंत आज़ादी के समय तो था भी नहीं, लेकिन एक रीज़न ये है कि इसरो ने बाकी डिपार्टमेंट्स के अपेक्षाकृत अच्छा काम किया क्योंकि इसरो को ऑटोनमी मिली, डायरेक्टली पीएमओ के अंडर आता था। और अभी हमारे देश में देखो, स्पेस सेक्टर में ना प्राइवेट इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं डेवलप हुई है। यूएसए जैसे देशों में तो फिर भी इलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बट हमारे देश में ना हाल ही में प्राइवेट इंडस्ट्री को थोड़ी आज़ादी मिली है कि आप भी स्पेस सेक्टर में काम कर सकते हो। तो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्री अभी डेवलप होगी, टाइम लगेगा इंडिया में। जैसे आप यही देख लीजिए, चंद्रयान 3 मिशन, इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री का काम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, थोड़े बहुत पार्ट्स सप्लाई करने को लेके था। अदरवाइज चंद्रयान 3 में प्राइवेट इंडस्ट्री का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है। पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा मायने रखता है कि एक तरफ जहां देखो हमारे देश में इतनी गरीबी, इतनी भूखमरी, ये सब कुछ है, तो क्या स्पेस के लिए पैसा खर्च करना उचित है? देखो, राइटर कहते हैं सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्यों आता है? क्या डेवलप कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल यूएसए जैसे देशों में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या वहां पे कोई समस्या है ही नहीं? क्या वहां पे कोई गरीब है ही नहीं? क्या वहां पे कोई बिना घर का है ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। सेम क्वेश्चन देखो उनको भी दागा जाना चाहिए। 1969 में ना एक म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, क्योंकि उस समय नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले मून पर उन्होंने कदम रखा था। तो ना राइटर ये कहते हैं उस समय भी जो सेलिब्रेशन चल रहा था ना, उसका विरोध किया गया था अफ्रीकन अमेरिकन्स के द्वारा कि यार हमारी सिचुएशन तो देख लो, आप जश्न बना रहे हो। तो उस समय यूएसए ने कह दिया था ये मानवता की जीत है, तो हम भी कह सकते हैं ये मानवता की जीत है। और दूसरा देखो, इसरो सफलतापूर्वक स्पेस मिशंस चलाएगा ना, इससे ह्यूमन प्रोग्रेस ही होगा। जैसे इसरो के दूसरे मिशंस हैं, सैटेलाइट मिशंस हैं, उनसे आज के समय में किसानों को कितना फ़ायदा हो रहा है, वेदर का पहले से अनुमान लग जाता है, अनेकों तरह की प्रॉब्लम सोल्व हो रही हैं स्पेस मिशन से, नेविगेशन कितना आसान हो गया है। तो इसरो जो ये मिशंस लॉन्च कर रहा है ना, इससे फ़ायदा होगा। मतलब जैसे अब ये रोवर घूम घूम के चक्कर लगा लगा के देखेगा मिनरल्स की कंपोजिशन क्या है वहाँ पे, तो हमारे देश में धरती पर नए मिनरल्स बनाने में मदद मिलेगी। हो सकता है कि वो मिनरल्स बहुत काम के साबित हों। तो इसलिए ये जो मिशंस है ना, ये मानवता की भलाई के लिए हैं। इसके फिर विरोध में ना एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि भैया कोई गारंटी थोड़ी ना है कि नए मिनरल्स मिलेंगे, कोई गारंटी थोड़ी ना है कि कुछ नई जानकारी मिलेगी जो अभी तक नहीं थी। अगर 600 करोड़ रुपए जो लगाए हैं, हालांकि बहुत कम है, सीधे सीधे गरीबों को दिए होते तो ज़्यादा फायदा होता। हालांकि देखो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। जो गरीबी खत्म करने के लिए प्रोग्राम है ऑलरेडी इतने सारे, आप उन्हीं को अच्छे से चला लो, बिना करप्शन के ढंग से इंप्लीमेंट कर लो, तो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए आप स्पेस मिशंस बंद नहीं करवा सकते, दोनों चीज़ें पैरेलली चलती रहनी चाहिए। लास्ट में राइटर बोलते हैं, अभी देखो हमारे देश में ना स्पेस सेक्टर में बहुत कुछ होना बाकी है। प्राइवेट इंडस्ट्री जब अच्छे से डेवलप होगी ना, तब मज़ा आएगा, तब सरकार और इसरो सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम करेंगी
और देश की प्राइवेट कंपनीज बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें स्पेस में करेंगी। इसके लिए सरकार ना अच्छा फैसिलिटेटर का काम करे, इसके लिए सरकार अभी से एक विजन लेके चले। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्पेस मिशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल इन्वायरमेंट से संबंधित है। बर्ड्स की संख्या हमारे देश में काफ़ी कम हो रही है और काफ़ी बर्ड की स्पीसीज प्रजातियां ऐसी हैं जो लुप्त होती जा रही हैं। हाल ही में स्टेट ऑफ द बर्ड रिपोर्ट रिलीज की गई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा, जिसमें ये डेटा सामने आया। 942 बर्ड स्पीसीज को एसेस किया गया था। इसमें से 142 बर्ड की स्पीसीज ऐसी हैं जिनकी संख्या कम होती जा रही है और 28 बर्ड की स्पीसीज ऐसी हैं जिनकी संख्या इंक्रीज हो रही है। वो बर्ड की प्रजातियां जिनकी संख्या कम हो रही है उनमें से ये सारे हैं। रैप्टर्स मतलब ईगल जैसे पक्षी। माइग्रेटरी शोर बर्ड्स मतलब वो पक्षी जो किसी न किसी सीजन में माइग्रेट कर जाते हैं, लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं फूड या फिर वेदर की तलाश में। डक आपको पता ही है, पानी पर रहना पसंद करती है बतख। जो बर्ड्स की स्पीसीज लुप्त हो रही है ना, वो ओपन इकोसिस्टम में रहती हैं, रिवर्स के नज़दीक या फिर कोस्ट के नज़दीक, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। और देखो रीजन्स की बात करें, डिटेल से अगर रीजन्स की बात करें कि बर्ड की स्पीसीज क्यों कम हो रही हैं, आपको याद होगा मतलब एक भूरे रंग की चिड़िया शायद आपने बचपन में देखी होगी, बट आज के समय में नहीं देखने को मिलती। आज के समय में शहरों में ना दो चीज़ें देखने को मिलते हैं, एक तो कौवे, एक कबूतर। और इसके अलावा पक्षी शहरों में तो जैसे बहुत ही कम हो गए हैं, रेयरली देखने को मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से बर्ड की जो संख्या है वो कम हो रही है, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। देखो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर था ना, उससे लेके अभी तक ऑलरेडी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और तेजी से बढ़ रहा है। अब क्लाइमेट चेंज से सिर्फ इंसान प्रभावित नहीं होता, पक्षी भी प्रभावित होते हैं। पक्षियों का क्या था, कई चीज़ें ना पहले निश्चित हुआ करती थी। जैसे कोई बर्ड की प्रजाति है, उनका क्या था, फिक्स थी चीज़ें, जैसे बारिश में बच्चे पैदा करना और बारिश के बाद निकल जाना, खाने की तलाश में माइग्रेट कर जाना। लेकिन अब ना क्लाइमेट चेंज की वजह से ना सीजन गड़बड़ा गए हैं। पहले मान लीजिए जून जुलाई में बारिश हुआ करती थी, तो अब पहले हो जाती है, तो पक्षियों का सारा सिस्टम बिगड़ गया है। अब होता क्या है, जब उन्हें माइग्रेट करना होता है उस समय तो बारिश आ रही होती है, या फिर उन्हें माइग्रेट करके जहाँ पे जाना होता है अब वो उस जगह जाते हैं, फॉर एग्जांपल A to B, कि B लोकेशन पे उन्हें अच्छा वेदर मिलेगा, लेकिन जब वो B पे पहुंचते हैं वहाँ पे उन्हें बर्फ़ जमी मिलती है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ना उनका पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। और कई बार ऐसा होता है कि ना हीट बढ़ गई है, ज़्यादा देर तक धूप रहती है, तो ना उनका ज़्यादातर समय तो इसी में बीत जाता है कि छाँव की तलाश करना। खाना ढूंढने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता, उनका ज़्यादातर टाइम तो इसी में निकल जाता है कि भैया छाँव ढूंढते रहो, धूप ज़्यादा हो गई है। एक कारण और भी है क्लाइमेट चेंज से संबंधित। अब देखो गर्मी ज़्यादा तो मॉस्किटोज़ ज़्यादा फलते फूलते हैं। हवाई का एक एग्जांपल दिया जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के कारण ना मॉस्किटोज़ ने ऊंची ऊंची हाइट्स पर अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर ली। अब ये मॉस्किटोज़ बर्ड्स को भी काटते हैं, सिर्फ इंसानों को नहीं काटते। तो बर्ड्स में ना, माउंटेन बर्ड्स में मलेरिया के काफ़ी सारे केसेस सामने आ रही हैं। तो ये रीजन्स हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो पक्षियों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट रीजन है अर्बनाइजेशन। अर्बन एरियाज में आपको ना सबसे कम बर्ड्स की स्पीसीज मिलेंगी, क्योंकि देखो वहाँ पे उनको नेचुरल हैबिटेट मुश्किल से मिलता है, मतलब पेड़ वगैरह कम होते हैं, कई एरियाज तक ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो इस वजह से उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता। और शहरों में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी रिलेटिवली ज़्यादा होता है। इस वजह से, पोल्यूशन की वजह से ठीक से वो सांस नहीं ले पाते। नॉइस पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब पक्षी तो देखो, जैसे कोयल है, कोयल गाना गाती है। अब साउंड पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि कोयल को बहुत ज़ोर से गाना पड़ता है, गाना गाने के लिए दिक्कत आती है। इसके अलावा देखो लाइट पोल्यूशन कितना ज़्यादा होता है शहरों में। लाइट पोल्यूशन की वजह से ना पक्षी रात को, शाम को ठीक से ट्रैवल नहीं कर पाते, डिसोरिएंट हो जाते हैं, बिल्डिंग से टकरा जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए जो पक्षी इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं ना, उन्हीं की संख्या इंक्रीज हो रही है। जैसे घर में जो कबूतर आते हैं, कौवे आते हैं, ये सब सिर्फ यही देखने को मिलते हैं आजकल। अभी भी साइड में खिड़की पे बैठा है। उसके बाद नेक्स्ट है मोनोकल्चर।
मोनोकल्चर मतलब एक ही फसल की बड़ी एरिया में खेती करना, जैसे कॉफ़ी एस्टेट हैं, टी एस्टेट हैं, बड़ा सारा एरिया है और एक ही फसल उगाई जा रही है। अब होता क्या है, इन एरियाज में ना पक्षी कम सरवाइव करते हैं। सोच के देखो, आपको डेली की डेली एक ही चीज़ मिले खाना खाने के लिए, पराठे पराठे मिले, तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा, आप बोलोगे यार मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। वैसे ही पक्षियों के साथ होता है। तो ना कॉफ़ी और टी एस्टेट इस प्रकार की खेती ज़्यादा होने लगी है, तो वहाँ पे पक्षी कम सर्वाइव करते हैं, जबकि जंगलों में जहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, जहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ होंगे, फूल होंगे, वहाँ पे पक्षी ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे वो रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कॉमर्शियल मोनोकल्चर जो है पक्षियों के सर्वाइवल के अगेंस्ट है। अब नेक्स्ट देखिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे देखो विंड टर्बाइंस लगाई गई हैं, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। मदुरई गया था मैं, जो मतलब त्रिवनपुरम से लेके मदुरई के बीच में जो ट्रेन चल रही थी ना, वहाँ पे रेल लाइन के नज़दीक विंड टर्बाइंस थी। आप में कोई साउथ इंडिया का होगा तो आपको पता होगा, नॉर्थ इंडिया में विंड टर्बाइंस रिलेटिवली कम देखने को मिलती हैं। तो विंड टर्बाइंस की वजह से ना पक्षी कई बार टकरा जाते हैं इनसे, और ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, जैसे विंड टर्बाइन से जो बिजली पैदा हुई उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है दूसरी जगहों पर, इन ट्रांसमिशन लाइन से पक्षी टकरा जाते हैं। स्पेसिफिकली देखो इस रिपोर्ट में कहा गया है 33 फैमिलीज की 60 स्पीसीज ये प्रभावित हुई हैं विंड टर्बाइंस और ट्रांसमिशन लाइन से टकराने की वजह से। इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो ये मुख्य रीजंस की हमने बात की डिटेल से कि पक्षियों की संख्या क्यों कम हो रही है। तो इस प्रकार से देखो, ये आप पूरा आर्टिकल तो हमने डिस्कस कर लिया, कुछ और पॉइंट्स आपको बताता हूं ताकि आपका ये पूरा इशू कंप्लीट ही हो जाए। पक्षियों की इंपॉर्टेंस क्यों है। पक्षी देखो इकोसिस्टम में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे सीड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्पर्स करते हैं, खेतों में जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाते हैं। एस्थेटिक वैल्यू है पक्षियों की, मतलब आसपास दिखते हैं तो बढ़िया लगता है। टूरिज्म में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं पक्षी। अनेकों फ़ायदे हैं पक्षियों के। और बात सिर्फ फ़ायदों की नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हाँ इस चीज़ का फ़ायदा है तो उसे रखो। जितना हक इंसानों का है इस धरती पर, उतना ही बाकी जीव जंतुओं का भी है। और नुकसान क्यों हो रहा है पक्षियों को, ये मेन रीजंस तो हमने समझे। और जैसे जो सेलफोन के टावर है ना, वहाँ से रेज निकलती हैं, उनसे पक्षियों को नुकसान होता है। खेतों में पक्षी आते हैं, हार्मफुल फर्टिलाइजर्स को कई बार कंज्यूम कर लेते हैं, इससे पक्षियों को नुकसान होता है। पक्षियों को कई बार पकड़ा भी जाता है, शिकारी शिकार करते हैं। इसके अलावा इन्वेसिव जो स्पीसीज़ है ना, बाहर से आई हुई स्पीसीज़, वो भी नुकसान पहुंचाती हैं पक्षियों को। तो इस प्रकार से उनकी संख्या जो है वो कम हो रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या करना चाहिए पक्षियों की संख्या को रीस्टोर करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहले तो उनका नेचुरल हैबिटेट जो है ना वो रीस्टोर करो, और डिफोरेस्टेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है उसे रोको, और एफोरेस्टेशन करो, मतलब ग्रीनरी इंक्रीज करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ। और जो पक्षियों का शिकार करते हैं उनको रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठाए। इसके साथ साथ जो पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं उन्हें फिर से री इंट्रोड्यूस किया जाए, मतलब कैप्टिव ब्रीडिंग की जाए। कुछ कैप्टिव ब्रीडिंग जैसे सरकार उनको पकड़ के एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में पालती है, बाद में संख्या इंक्रीज होने पर उनको री इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जंगलों में। तो जो पक्षी लुप्त हो रहे हैं उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग होनी चाहिए और उनको फिर से री इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए वाइल्ड में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हिमालयन ब्लंडर्स से संबंधित है। हिमालयन ब्लंडर्स मतलब बहुत बड़ी गलती। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या गलती कर रही है सरकार। देखो 2016 में ना सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना। उत्तराखंड में ये जो 4 धाम है ना, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों धामों तक पहुंचने के लिए जो रोड है उनको चौड़ा करने की ये परियोजना है, 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना। 900 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। रोड जो चौड़ी की जा रही है, 12 मीटर की रोड बनाई जा रही है, डबल लेन रोड बनाई जा रही है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। राइटर कहते हैं इस प्रोजेक्ट के कारण लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं, बहुत एकर्स के जो फॉरेस्ट लैंड है वो नष्ट हो चुका है। जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे जीव जंतु जो वहाँ पे रहते थे, जंगल को जो नष्ट किया गया है, उनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा है। पिछला आर्टिकल ही हमने बर्ड से संबंधित डिस्कस किया था। पहाड़ों पर ऊपर की जो टॉप फर्टाइल सोइल है
वो पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। और देखो, इस प्रोजेक्ट को इस्टाब्लिश करने के लिए जो डेब्रीज यानी कचरा है ऐसी जगह पर फेंका जा रहा है कि जिससे वाटर का जो नेचुरल फ्लो है वो बिगड़ गया है। मतलब बहुत नुकसान हो रहा है इस प्रोजेक्ट की वजह से। कोर्ट में ये मामला गया था, सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया और बोला कि हमारी मिलिट्री को ये रोड चाहिए। हालांकि देखो, मिलिट्री 7 मीटर के रोड से भी काम चला सकती है, सिंगल लेन के रोड से। बट असल बात यह है कि सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करना चाहती हैं। इस वजह से इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा। वैसे देखो, एक चीज़ है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है ना, उसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन सरकार ने क्या चालाकी खेली, ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है ना, इसे 53 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया गया। और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया गया, सबकी लेंथ 100 किलोमीटर से कम। तो सॉल्यूशन यही है कि आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप 900 किलोमीटर का प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो, आपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया है 53 प्रोजेक्ट्स में जिनका साइज 100 किलोमीटर से कम है। देखो, यहां पे ना गंगा नदी का 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है। यूं कहा जाता है कि ये जो स्ट्रेच है ना, यहां पर गंगा अपने बिल्कुल अभी भी नेचुरल फॉर्म में है। गंगा की नेचुरल फॉर्म से खिलवाड़ नहीं हुआ है। इस पैच को कहा जाता है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। इसमें ना कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती। 2012 में ना एक रूल आया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो ये एक्ट है ना, इसके तहत इस भागीरथी इको सेंसिटिव जोन को ना प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि गंगा यहाँ पर अपने नेचुरल फ्लो में रहती है। यहाँ पर डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल है इस भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में, क्योंकि इसको प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर कर दिया गया था 2012 में। यहाँ पर आपको कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है ना, तो इसके लिए जोनल मास्टर प्लान से अप्रूवल लेना होगा, डिटेल्ड एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट चाहिए। बट देखो, जोनल मास्टर प्लान से अप्रूवल ले लिया गया बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, तो ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस की अवहेलना है। अब हो क्या रहा है, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, डेली कोई ना कोई लैंडस्लाइड की खबर आती है, कोई घर टूट गया, कुछ लोगों की डेथ हो गई। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। मतलब जितने लोग वहाँ पे जा सकते हैं ना, और ज़्यादा लोग जाएंगे रोड चौड़ा होने की वजह से। पहाड़ों की देखो एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि बिना नुकसान हुए इतने जो पैसेंजर्स हैं, इतने जो लोग हैं, पहाड़ झेल सकते हैं। लेकिन रोड चौड़े होने की वजह से ना कैरिंग कैपेसिटी जो है वो उतनी है, लेकिन पैसेंजर ज़्यादा जाएंगे, इस वजह से एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा पहाड़ों के ऊपर, और उसका नतीजा क्या होगा, यही लैंडस्लाइड्स वगैरह। अब होता क्या है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर का तेजी से पिघलना ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से गंगा रिजुवनिएट नहीं हो पा रही है। लेकिन अब देखो, पहाड़ों में इतने इतने व्हीकल्स जाएंगे जिनसे एमिशन होगा ब्लैक कार्बन। अब ये ब्लैक कार्बन कहाँ पे जमा होकर इकट्ठा होगा, बहुत सारा ब्लैक कार्बन तो ग्लेशियर के ऊपर जमा हो जाएगा। अब उसी ग्लेशियर के ऊपर जिसके ऊपर ब्लैक कार्बन जमा है, सूर्य की रोशनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर आपको पता है सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, तो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा ये ब्लैक कार्बन ग्लेशियर के ऊपर पड़ा हुआ, तो फिर ग्लेशियर और तेजी से पिघलेंगे। लास्ट में राइटर कहते हैं, देखो पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और लॉबीज वाले मतलब कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले, होटल वाले, ये सब मिलके ना एक प्रकार से ना बर्बाद कर रहे हैं हिमालयाज़ को, जिसकी ना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी पूरे देश को। 2013 में उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जुलाई में एक बड़ा हादसा हुआ, ब्यास नदी में पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया था, जोशीमठ में हमने देखा इतनी बड़ी दरार देखने को मिली है, घरों में दरार आ गई है। तो ये घटनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी अगर समय रहते हमने अर्जेंट एक्शन नहीं लिया। तो ये जो डेवलपमेंट लाई जा रही है ना पहाड़ों में, ये सस्टेनेबल नहीं है किसी भी कीमत पे। अल्टीमेटली सब कुछ तबाह हो जाएगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन विभिन्न सरकारें अपने इलेक्शन एजेंडा के हिसाब से काम कर रही हैं, बस लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम नहीं कर रही हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद देखो एक एथिकल इशू है। यूपी में मुजफ्फरनगर में ये वीडियो वायरल हुआ था, आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। एक छोटा सा स्कूल है, नेहा पब्लिक स्कूल,
यूपी के मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे वीडियो वायरल हुआ था। ये जो टीचर है ना, ये 7वीं क्लास के एक स्टूडेंट को पिटवा रही हैं बाकी साथी स्टूडेंट से। मतलब ये स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है और बाकी स्टूडेंट एक एक करके आ रहे हैं, इस स्टूडेंट को थप्पड़ मार रहे हैं। टीचर कुछ बोल भी रही है। टीचर की पूरी बात तो क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड से ऐसा लगा कि 7वीं क्लास के बच्चे को इसलिए पिटवाया जा रहा है कि ये मुस्लिम है। हालांकि बाद में टीचर ने पूरी तरह से इनकार किया कि इसमें कम्युनल एंगल नहीं था, पेरेंट्स के द्वारा छूट दी गई थी, लड़का काम नहीं कर रहा था तो सुधारने के लिए ये करवाया गया बाकी बच्चों से, क्योंकि मैं विकलांग हूं, मैं बच्चे को नहीं पीट सकती। अब एथिकल इश्यूज निकालिए। सबसे पहले देखो, एथिकल इशू ये है, पेरेंट्स ना स्कूल के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, स्कूल के ऊपर ट्रस्ट करके अपने बच्चे को भेजते हैं, लेकिन स्कूल में बच्चे के साथ जब ये सब कुछ होगा तो पेरेंट्स का जो भरोसा है स्कूल से उठ जाएगा। तो ये स्कूल ने ना एक प्रकार से ट्रस्ट खो दिया पेरेंट्स का। और बात सिर्फ देखो, जब एक स्कूल में ऐसा होता है ना, तो पूरे बाकी जो स्कूल्स है ना उसमें भी ट्रस्ट कम होता है। अब दूसरी चीज़ ये है चाइल्ड हरासमेंट, मतलब जो रूल्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उसके अनुसार आप बच्चों को अब इस प्रकार से नहीं पीट सकते। अपने समय में कुछ और रूल्स थे, हमको पीटा करते थे टीचर्स, लेकिन अब नहीं पीट सकते जो टीचर्स हैं स्टूडेंट्स को। और तीसरा एथिकल इशू ये है कि बाकी स्टूडेंट से थप्पड़ मरवाना, ये तो एक प्रकार से ना टीचर्स बुलिंग प्रमोट कर रही हैं, हार्मफुल जो बिहेवियर है ना वो प्रमोट कर रही हैं। बच्चे क्या सीखेंगे? एक बच्चा दूसरे को मार रहा है तो बच्चे क्या सीखेंगे कि हाँ क्लास में मार सकते हैं तो बाहर भी मार सकते हैं, तो वायलेंट बिहेवियर बच्चे सीखेंगे। तो इस प्रकार से ये चाइल्ड राइट्स का भी उल्लंघन है, चाइल्ड्स के अधिकारों का भी उल्लंघन है। और अगर देखो इसमें कम्युनल एंगल है कि इसलिए पिटवाया गया कि ये स्टूडेंट मुस्लिम है, फिर तो कहना ही क्या। मतलब स्कूल जो एक मंदिर होता है ज्ञान का, वहाँ पे कम्युनलिज्म के बीज बोए जा रहे हैं, तो फिर कैसा इन्वायरमेंट बाद में बनेगा, किस प्रकार से नफरत पैदा होगी, उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। टीचर ने मना किया है, टीचर बोल रही हैं कि नहीं कम्युनल एंगल नहीं था, लेकिन वीडियोस में कुछ वर्ड्स हैं उससे बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें कम्युनल एंगल था। और आपको पता है हमारे देश में फिर पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हो जाती है धर्म के नाम पर, तो वो सब होना स्टार्ट हो गया। तो ये सारे एथिकल इश्यूज थे इस पूरी न्यूज़ में। आपकी तरफ से बताइए, आप कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप ऐड कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए जो मेंस के आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक तो स्पेस मिशन से संबंधित और दूसरा हिमालयन ब्लंडर से संबंधित, मतलब इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स के ये दोनों क्वेश्चंस हैं। pwonlyis.com पर जाकर आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। अब ये प्री का क्वेश्चन है जो आज आपको अटेम्प्ट करना है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है 3 में से कितनी स्टेटमेंट्स सही और गलत हैं। जो बर्ड वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, वो ध्यान से सुना होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। और आप पूछते हो कि सर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। सैटरडे को जो क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर बी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ओवरराइडिंग पावर होती है, ज़्यादा पावर होती है एज कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के मॉडल में, तो बी आंसर है। इसके बाद आज की हमारी एथिकल टर्म देखो, सैटरडे को हमने ना बुद्धिज्म के 5 मोरल प्रिंसिपल्स के बारे में जाना था, आज जैनिज्म के 5 मोरल प्रिंसिपल्स के बारे में जानिए। इन्हें पंच महाव्रतास भी कहा जाता है। सबसे पहला अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, दूसरे नंबर पे सत्य यानी सच बोलना, असत्य मतलब चुराना नहीं, चोरी नहीं करना। उसके बाद है ब्रह्मचर्य, अपने सेंसुअल प्लेजर्स को कंट्रोल करना। और सबसे लास्ट में अपरिग्रह, मतलब वर्ल्ड की जो लग्जरीज हैं या अच्छी अच्छी चीज़ें जिनकी एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो उनसे डिटैच रहना। तो ये 5 मोरल प्रिंसिपल्स हैं। यूपीएससी डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकती है, इनडायरेक्टली भी आप यूज़ कर सकते हो केस स्टडीज़ में, आंसर राइटिंग में, खास करके एथिक्स में और एस्से में। आप में से कितने लोग ऐसे हैं यूपीएससी की तैयारी करते करते तो वैसे ही जो वर्ल्ड की लग्जरीज हैं उनसे थोड़ा डिटैचमेंट हो ही जाता है, मतलब अकेले में रहना पड़ता है और कई बार बाहर आके तैयारी करनी पड़ती है, तो लग्जरीज तो वैसे ही नहीं मिल पाती। अस्तिया यूपीएससी एस्पायरेंट्स में आमतौर पे होता ही है। एक बार ना क्या हुआ, एक 20 सेकंड में आपको बताता हूँ। चाय की दुकान है ना राजेंद्र नगर में, अनिल भैया वाली, तो उनका क्या हिसाब किताब है,
कि एस्पायरेंट्स चाय पहले ले लेते हैं, पैसा बाद में देते हैं। आमतौर पे ऐसा ना कम जगहों पर देखने को मिलता है। तो अनिल भैया एक बार बोल रहे थे कि यार यहाँ पे ना विरला ही ऐसा होता है कि जो चाय पीने के बाद में ना पैसा ना दे के जाए। तो यहाँ पे सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, सोच थोड़ी बड़ी हो जाती है। खैर, इसके बाद सैटरडे को जो एडिटोरियल डिस्कस किए थे उनकी समरी जल्दी से देख लीजिए। हमने फिजिकल फेडरलिज्म से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था। हमारा देश जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, मतलब स्टेट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मॉडल इसलिए है क्योंकि देश आज़ाद हुआ था ना, देश टूटने का खतरा था, तो यूनिटी लाने के लिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन लाया गया था। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ना देश को कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि आसानी से गवर्न किया जा सके, जिसका एग्जांपल इंडिया है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ना काफ़ी सारे स्टेट्स मिलकर एक देश बनाते हैं, जैसे यूएसए है। तो राइटर कहते हैं कि फेडरेशन वैसे तो हमारे देश में ठीक ठाक चला है, लेकिन फिजिकल फेडरलिज्म में बदलाव आना चाहिए क्योंकि काफ़ी चेंज हो चुके हैं। पहले टीयर 3 नहीं था आज़ादी के समय, प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग नहीं था, एफआरबीएम एक्ट नहीं था जिसमें फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करने की बात कही जाती है, जीएसटी नहीं था। अभी क्या है, फिजिकल फेडरलिज्म में चैलेंजेस क्या है, इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन है क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स का बर्डन इंप्लीमेंट करने पर स्टेट्स के ऊपर आ गया है। 73rd 74th अमेंडमेंट में लोकल बॉडीज़ तो हमने बना दी, उनके पास पैसा नहीं है, समझ गए। तो इसलिए सुधार लाने की आवश्यकता है। वैसे प्रॉब्लम्स और भी हैं कि पहले जो दिक्कत थी देश के टूटने की, अब वो दिक्कत नहीं है। ऑफ बजट बोरोइंग सरकार काफ़ी करती है, लोन ले लेती है लेकिन बजट में दिखाती नहीं है, इनडायरेक्टली बर्डन तो बजट में ही आता है। और इसके बाद क्या होना चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए कि उन स्टेट्स को ज़्यादा मिले जिनके पास नहीं है। जो 7वें शेड्यूल में पावर डिवाइडेड है उसे चेंज किया जाए, और हमारे देश में लोकल पंचायत जो हैं, लोकल बॉडीज़, उनको मजबूत किया जाए। ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए ताकि सरकार बजट से बाहर जाके ना परचेज कर सके, ना बोरो कर सके। फिर अगला आर्टिकल हमने क्लीन टेक वाला डिस्कस किया था कि आजकल ना रूरल एरियाज़ में खास करके क्लीन टेक की क्रांति आ रही है, जैसे सोलर ड्रायर का इस्तेमाल, टोमेटोज़ जो ख़राब हुए टोमेटोज़ हैं उनको सुखाने के लिए, ग्रेन्स को सुखाने के लिए, मतलब क्लीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शहरों तक सीमित नहीं है, रूरल एरियाज़ में भी होने लगा है। इससे एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। अगर देखो क्लीन टेक का इस्तेमाल होगा तो डीजल इंपोर्ट कम होगा, जो पेरिसेबल फूड वेस्ट हो जाता है उसे बचाया जा सकता है, जॉब जनरेट होंगी रूरल एरियाज़ में, इन्वेस्टमेंट आएगी। बट चैलेंजेस क्या है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को अभी भी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हाई है, मतलब रूरल एरियाज़ में बेचने में दिक्कत आती है, बताने में उनको दिक्कत आती है। इसके बाद क्या होना चाहिए, ऑलरेडी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनका फ़ायदा सरकार उठाए, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका फ़ायदा मिलना चाहिए क्लीन टेक लाने के लिए। लार्ज स्केल फाइनेंसिंग होनी चाहिए, जो क्लीन टेक डेवलप कर रहे हैं उनके लिए भी, जो परचेज करना चाहते हैं उनके लिए भी लोन की व्यवस्था होनी चाहिए। मल्टी एक्टर पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी इनोवेटर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबके बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए। फिर ब्रिक्स का एक्सपेंशन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। ब्रिक्स में 6 देश नए ऐड हो गए, इथोपिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। 1 तारीख से ऐड होंगे अगले साल की। सभी देशों के साथ में इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं और बढ़िया है, लेकिन इजिप्ट में ना काफ़ी कंसर्न्स भी हैं, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा, कम इफेक्टिव है। पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है चाइना और इंडिया के बीच में, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में भी रहेगी। सैंक्शन का खतरा है, मतलब जो देश रशिया से डील करेंगे उनके ऊपर सैंक्शंस का खतरा रहेगा क्योंकि यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। कुछ देशों को कंसर्न रहेगा, जैसे इंडिया को, सऊदी अरेबिया को, यूएई को, कि ये एंटी वेस्टर्न ब्लॉक ना बन जाए। नेक्स्ट, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, कंसेंसस से डिसीजन होते हैं सर्वसहमति से, इतने सारे देश ऐड हो गए तो सहमति बनाने में दिक्कत आएगी। ये वे फॉरवर्ड है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, कोऑपरेशन ज़्यादा एरिया में होना चाहिए, जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, और कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। कॉमन ग्राउंड लाया जाए विभिन्न देशों के द्वारा मिलकर। तो ये थी हमारी रिवीजन कल के आर्टिकल्स की। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।